विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटी आश्रम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं उपनयन पुस्तक के सामान्य भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के भाग 3 को लेकर। पहले 2 भाग में हमने 1 से 25 और 26 से 50 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। आज जो हम 51 से 75 प्रश्नों को पूरा करेंगे। शुरू करते हैं हमारे भाग 3 को, जिसका जो हेडिंग है आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो ये संघ और राज्य नाम से है। यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्य नाम से ये हेडिंग दी गई है। तो यूनियन एंड स्टेट से जो प्रश्न उठ रहे हैं उस पर हम बात करते हैं। जो पहला प्रश्न आपके सामने है, किन किन केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज में विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का निर्माण किया गया है? तो ऐसे कितने यूटीज हैं जहां पर जो विधानसभा युक्त यूटीज हैं? तो ऐसे 3 यूटीज हैं। एक तो पौंडुचेरी, जिसको पूर्व में पुडुचेरी बोलते थे, और दिल्ली, और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। तो पौंडुचेरी विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 30 सीटों के साथ विधानसभा है। दिल्ली के अंदर 70 सीटों के साथ विधानसभा है, और जम्मू कश्मीर में 83 सीटों के साथ विधानसभा का निर्माण किया जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले एज स्टेट था, जो बाद में 2019, आपको पता है 2019 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से जो स्पेशल स्टेटस धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, वो स्पेशल स्टेटस रिपील कर दिया गया, धारा 370 को हटा दिया गया, और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी निकाले गए, जिसमें जम्मू कश्मीर को विधानसभा युक्त यूटी क्या है बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर में 83 सीटें रहेंगी, बाकी पौंडुचेरी में जो 83 सीटें और दिल्ली में 70 सीटें। बात करते हैं प्रश्न संख्या 52 पर। किसके अनुसार भारत का संविधान एकात्मक तथा संघात्मक यानी यूनिटरी तथा फेडरल का सम्मिश्रण है? ऐसा कौन बोलता है? तो ऐसा बोलते हैं डीडी बसु। डीडी बसु साहब बोलते हैं भारत का जो संविधान है एकात्मक और संघात्मक का क्या है? सम्मिश्रण है। इसको सम्मिश्रण बोला गया है। भारतीय संविधान को केसी वेयर ने अर्धसंघीय क्वासी फेडरलिज्म बोला है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसको सहकारी संघ बोला है, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया है। देखिए, जो केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर 2 तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एक व्यवस्था होती है यूनिटरी, जिसको एकात्मक बोलते हैं, ठीक है। एक होता है फेडरल, जिसे संघात्मक बोलते हैं, ठीक है। जो यूनिटरी व्यवस्था होती है, एकात्मक व्यवस्था होती है, उसमें जो केंद्र होता है यानी यूनियन होता है वो मजबूत होता है, और राज्य अपेक्षाकृत कमजोर होता है। और केंद्र के पास ये अधिकार रहता है कि वो राज्य को कभी भी क्या है डिमोलिश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बराबर विभाजन होता है। ये फेडरल सिस्टम है, ठीक है। और यूनिटरी सिस्टम में क्या है कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि किसी एक यूनिटरी एकात्मक देश का नाम बताइए, तो ब्रिटेन ऐसा देश है। ब्रिटेन जो है एकात्मक देश है। आपसे पूछे कोई एक संघात्मक देश का नाम बताइए, तो अमेरिका जो है, यूएसए, वो एक संघात्मक देश है। संघात्मक देश में क्या है, शक्तियों का आपको बराबर विभाजन मिलेगा। जैसे अमेरिका में आपको दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है, यानी केंद्र की अलग है, यूनियन की अलग है, और स्टेट्स की अलग नागरिकता है। तो ये परिचायक है संघात्मक होने का। दोहरा कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, केंद्र का, यूनियन का अलग है और स्टेट का अलग है। तो ये फेडरल की विशेषता होती है। यूनिटरी में क्या होता है कि केंद्र ही क्या है अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों का निर्माण कर देता है, और केंद्र चाहता है तब क्या है कि उन राज्यों को खत्म कर सकता है। तो केंद्र अनश्वर रहता है और राज्य क्या है, नश्वर रहते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। तो केंद्र और राज्यों के संबंध के आधार पर ये 2 प्रकार की व्यवस्था है। भारत को क्या बोला है, डीडी बसु साहब बोलते हैं इन दोनों का मिश्रण क्या है भारत में है। भारत में कुछ व्यवस्थाएं तो यूनिटरी है, जैसे आप देखेंगे भारत में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची में सबसे ज्यादा विषय किस लिस्ट के हैं? यूनियन लिस्ट के, सेंट्रल लिस्ट के हैं, यानी केंद्र को मजबूत रखा गया है। बाकी आप और भी विशेषता देखें, जैसे न्यायपालिका है,
वो एकात्मक न्यायपालिका है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होता है वो भी केंद्र कर सकता है, उसमें संशोधन उसकी शुरुआत कौन करता है, वो यूनियन गवर्नमेंट उसकी शुरुआत करती है। तो ऐसे जैसे राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं वो जो एकात्मकता की होने की विशेषताएं हैं। और चूंकि भारत में संघात्मकता का भी मिश्रण है, जैसे राज्य सरकारें अस्तित्व रखा गया है, राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों के पास पृथक से कानूनी शक्तियां दी गई हैं, बंटवारा पृथक पृथक किया गया है, किन विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, किन विषयों पर यूनियन बना सकती है, ये पर्याप्त रूप से निर्धारण किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए उसमें फेडरल भी है। तो दोनों का मिश्रण बोला है डीडी बसु साहब ने। कैसी वेयर बोलते हैं, ये क्वाशी फेडरलिज्म है, यानी अर्धसंघीय है, अर्धसंघीय भी बोल सकते हैं। ग्रेनवेल ऑस्टिन साहब बोलते हैं कि ये सहकारी है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। अब ये आपने टर्म कई जगह सुनी होगी, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखो सहकारी संघवाद क्या होता है, मैं सामान्य शब्दों में आपको बता दूं कि सहकारी संघवाद में क्या होता है, जो यूनियन है और जो स्टेट है, इन दोनों के बीच में यह रिश्ता नहीं होता कि यूनियन श्रेष्ठ है और स्टेट उसके नीचे है। यूनियन और स्टेट का जो रिश्ता होता है वो हॉरिजेंटल होता है, वो रिश्ता वर्टिकल नहीं होता। ये रिश्ता नहीं होता कि यूनियन ऊपर रहेगा, स्टेट उसके अधीनस्थ रहेंगे, सबऑर्डिनेट रहेंगे, ऐसा नहीं होता। यूनियन और स्टेट ये क्या है कि आपस में इनका रिश्ता जो होता है वो हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। तो ये एक रहता है और किसी में श्रेष्ठ का भाव नहीं होता। दोनों यूनियन और स्टेट, संघ और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं। तो ये क्या है, ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसको सहकारी संघवाद बोला जाता है। इसी तरह एक शब्द आपने और सुना होगा, ये होता है प्रतिस्पर्धी संघवाद। प्रतिस्पर्धी संघवाद ये आपने, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धा करना, जब यूनियन और स्टेट आपस में क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में ये नहीं है कि ये नेगेटिव प्रतिस्पर्धा है, ये पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा है, यानी सभी मिलकर क्या है कि आगे बढ़ने का भाव रहता है। तो ये जो होता है ये प्रतिस्पर्धी संघवाद। आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, आप ये देखते हैं कि उसकी रैंकिंग निकलती है, इंदौर टॉप पर रहा, सेकंड नंबर पर ये शहर रहा, तीसरे पर ये रहा, ठीक है। तो राज्यों में कंपटीशन पैदा होता है कि हमें आगे बढ़ना है दूसरे स्टेट से। आप ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर कई समिट होते हैं, जैसे अभी राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ, अलग अलग स्टेट अलग अलग करवाते हैं। गुजरात के अंदर वाइब्रेंट गुजरात का समिट हुआ, हरियाणा के अंदर हैपनिंग हरियाणा होता है, एमपी में कोई और होता है, महाराष्ट्र में अलग होता है। इंडियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया लेकर चल रही है। तो ये क्या है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर प्रतिस्पर्धा है राज्यों के अंदर। क्या इन्वेस्टर क्या है, उस स्टेट में आए पर्टिकुलर, हम आपको ज्यादा जो है संभावनाएं दे रहे हैं, ज्यादा आपको सुविधाएं दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। तो ये कॉम्पिटिशन बनता है। लेकिन ये कॉम्पिटिशन किस तरह का है, ये पॉजिटिव कॉम्पिटिशन है, स्वस्थ कॉम्पिटिशन है। तो ये प्रतिस्पर्धी संघवाद है। तो ये हमने फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है ये समझा, फेडरल क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है ये भी देखना। बात करते हैं प्रश्न संख्या 53 पर। 53 आपके सामने है, भारत के संविधान में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है। तो ये आप देखेंगे ये किस में किया गया है, ये 7वीं अनुसूची में। अभी हमने बात की जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, उसमें किया गया है शक्तियों का विभाजन है। ये शक्तियां कौन कौन सी हैं, ये संघ सूची की है, यूनियन लिस्ट की है। यूनियन लिस्ट में शुरुआत के अंदर 97 विषय थे, स्टेट लिस्ट के अंदर शुरुआत में 66 विषय थे, संवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 47 विषय थे। लेकिन अभी इसमें अमेंडमेंट हो चुका है और वर्तमान में यूनियन लिस्ट के अंदर 100 विषय हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर 61 विषय हैं। 5 विषय जो है स्टेट लिस्ट से निकालकर किस में डाल दिए गए, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए। तो यहां से 47 से कितना हो गया, ये 52 विषय हो गए हैं 47 से। तो 7वीं अनुसूची संघीय प्रावधानों से संबंधित है, ठीक है, संघीय प्रावधानों से संबंधित है, यानी केंद्र और राज्यों के अंदर शक्तियों का बंटवारा इसमें किया गया है। इसमें संशोधन है, तो अगर आपको 7वीं अनुसूची में अमेंडमेंट करना हो, संशोधन करना हो, तो कैसे होगा, तो ये स्पेशल मेजोरिटी के साथ होगा। और वो भी कौन सी मेजोरिटी, आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो इसमें अगर अमेंडमेंट करना है तो स्पेशल मेजोरिटी होगा, स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 बहुमत से स्पेशल मेजोरिटी, और प्लस क्या है कि आधे राज्यों का क्या रहना होगा, समर्थन होगा।
हाफ स्टेट का समर्थन चाहिए इसके अंदर। तो ये हमने कर लिया है प्रश्न संख्या 53। बात करते हैं प्रश्न संख्या 54 को लेकर कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो अभी यही बात की गई है 7वीं अनुसूची, ऐसी अनुसूची है। अनुच्छेद 246 के अनुसार संघ सूची पर केंद्र, संघ सूची पर केंद्र, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। 3 तरह की लिस्ट है। यूनियन लिस्ट पर केवल यूनियन गवर्नमेंट यानी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट पर सिर्फ स्टेट जो है राज्य कानून बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी समय केंद्र और राज्य के कानूनों में विरोधाभास की स्थिति हो तो उस समय केंद्र का कानून जो है प्रभावी रहता है। और एक तरह और है अवशिष्ट शक्तियां, जो इन तीनों में नहीं है। वो कौन सी हैं? अवशिष्ट शक्तियां हैं। जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं रखा गया है वो अवशिष्ट शक्तियां हैं। वो कहां होगा? वो यूनियन गवर्नमेंट के पास रखा गया है, वो केंद्र सरकार के पास रहेगा। जैसे प्रारंभिक तौर पर आप देखें जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसे बिंदु थे जो नहीं अवेलेबल थे। जैसे कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, साइबर क्राइम नहीं था। तो साइबर क्राइम किस सूची का विषय होगा? तो ये स्वाभाविक है, साइबर क्राइम किस सूची का? वो यूनियन लिस्ट का होगा। यानी जो विषय इन तीनों लिस्ट में नहीं है वो संघ सूची के में शामिल हो जाएंगे। उस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, तो वो केंद्र के पास रहेंगे। बाकी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं कि 7 की यूनियन लिस्ट में क्या क्या शामिल है, स्टेट लिस्ट में क्या शामिल है। देखिए हम बात कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं या स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं या कॉन्करेंट में कौन कौन से हैं, तो कुछ एक यूनियन, जैसे यूनियन में क्या क्या होंगे? जो रक्षा है, देश का जो डिफेंस सिस्टम है वो किस में होगा? वो यूनियन लिस्ट के अंदर होगा। जो आर्मी हो गई, पैरामिलिट्री हो गई, वो सभी किस में? यूनियन लिस्ट के अंदर है। विदेश संबंध है वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। आपका बैंकिंग किस में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। वित्त फाइनेंस किस में है? यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। रेलवे किस में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। बैंकिंग से जुड़ा आरबीआई अगर आपसे पूछे तो किस में आता है? यूनियन लिस्ट का है। आपसे पूछे नागरिकता किस सूची का विषय है, तो नागरिकता भी क्या है? यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है नागरिकता को भी। आप बाजार देखें जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, ये किस सूची का है? ये भी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं जो यूनियन लिस्ट में शामिल होते हैं। इसी तरह स्टेट लिस्ट में शामिल बिंदुओं की बात करूं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर है, सार्वजनिक व्यवस्था इस सूची के अंदर शामिल होगी। स्टेट पुलिस हो गई, पुलिस भी स्टेट सूची का विषय है। भूमि ये स्टेट सूची का विषय है। या आप स्थानीय स्वशासन, जो लोकल बॉडीज हैं वो किस, जो पंचायती राज है, नगर पालिका है, वो किस सूची का है? वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो वो स्टेट लिस्ट के अंदर शामिल हो गई। आप उद्योग देखें, उद्योग किस में शामिल है? इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। उद्योगों के अलावा मैं आपको देखूं कि पशुधन है, एग्रीकल्चर है, कृषि है, शराब है, जेल है, ये किस सूची के विषय हैं? ये सभी जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट यानी जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, वो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। ये कॉन्करेंट लिस्ट हमें ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या है कि इसको लिया है। बात करते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं। जो आपकी आईपीसी है, जो दंड संहिता है, आईपीसी, सीआरपीसी, ये इसमें शामिल है। विवाह जो है, मैरिज इसमें शामिल है, विवाह इसमें शामिल किया गया है। आईपीसी, सीआरपीसी, विवाह, वन जो है, वन इसमें शामिल किए गए हैं।
वन इसमें शामिल होगी, विद्युत इसमें शामिल होगी, शिक्षा इसमें शामिल हो गई। वन, विद्युत, शिक्षा, जनसंख्या, परिवार नियोजन, जनसंख्या है, परिवार नियोजन है, जन्म मृत्यु पंजीकरण है, जन्म मृत्यु पंजीकरण हो गया, विद्युत हो गया, एक और जो सो बाट और माप के जो हैं, ये सभी क्या है, ये सभी आपके कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। तो ये हमने तीनों लिस्ट एक बार आप देख लें कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने इसके लिए रखे गए हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 55 पर। भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किसके पास है? देखो मैंने अभी बात की रेसिड्यूरी पावर्स जो होती है, जो इन वो सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, यूनियन में नहीं है, यूनियन में नहीं है, स्टेट में नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, वो कौन से सब्जेक्ट हैं? वो अवशिष्ट शक्तियां हैं। वो किसके पास है? वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, केंद्र सरकार के पास रहेंगे। अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? ये संसद के पास प्राप्त होगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम उस समय तो था नहीं जब संविधान बन रहा था, तो वो अवशिष्ट विषय हो गया। तो अब इस पर कानून कौन बनाएगा? तो आईटी एक्ट कौन बनाए? केंद्र सरकार ने 2001 में आईटी एक्ट बनाया। तो या साइबर पॉलिसी जारी होती है वो केंद्र सरकार जारी करती है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 56 आपके सामने है। निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत किन राज्यों को विशेष प्रावधान, स्पेशल स्टेटस प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 371, 371 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे के अंतर्गत किन किन राज्यों को स्पेशल स्टेटस प्रदान किया गया है, विशेष जो प्रावधान इनके लिए किए गए हैं? देखिए जो संविधान का भाग 21 है, भाग 21 है आर्टिकल 369 से 392 के बीच में, तो आप देखेंगे इसके अंदर कुछ अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं। तो इन विशेष उपबंध के अंतर्गत ही पूर्व में जो धारा 370 है वो इसमें शामिल होती थी। और इंडिया को एक विषम स्टेट बनाता है। इंडिया क्या है? विषम स्टेट है, यानी एक रूपता नहीं है। कुछ राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, जैसे कुछ पिछड़े इलाके हैं या कुछ जनजातीय इलाके हैं, तो उन इलाकों के लिए, उन क्षेत्रों के लिए स्पेशल प्रोविजंस संविधान में किए गए हैं। इसलिए बोलते हैं भारतीय संविधान है वो एक समावेशी संविधान है। उसमें ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, वर्ग नहीं है, क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में संविधान में बात नहीं की गई है। उपेक्षित को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने ये संविधान निर्माण किया है। तो ऐसे स्पेशल प्रावधान 371 के संदर्भ में महाराष्ट्र और गुजरात में किए गए हैं। महाराष्ट्र का जो विदर्भ इलाका है, मराठवाड़ इलाका है, गुजरात में कच्छ का इलाका है, तो इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। देखिए इनके लिए अलग से विकास बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड का निर्माण किया जाएगा ताकि इनके विकास के लिए काम किया जा सके। 371 ए के अंदर नागालैंड में है, बी में असम में है, सी में मणिपुर में है, डी और ई आंध्र प्रदेश, एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, एच अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा, जे कर्नाटक। संविधान का भाग 21 अनुच्छेद 371 से 371 ज तक 12 राज्यों के संबंध में क्या है? विशेष प्रावधान किए गए हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 57 पर। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो कहां से लिया गया है? वो कनाडा से लिया गया है। और किस प्रकार का फेडरल सिस्टम है अभी हमने बात की। जैसे डीडी बसु साहब क्या बोलते हैं, ये मिश्रण है एकात्मक और संघात्मक का, या ग्रैनविलास में बोलते हैं सहकारी संघवाद, इसको संबोधित किया, जो हमने शुरू में पढ़ा कि उसको सहकारी संघवाद से नाम से संबोधित करते हैं। कुछ लोग इसको बोलते हैं क्वाशी फेडरल है, अर्ध संघीय है। तो भारतीय जो संघीय व्यवस्था है हमने कहां से ली है? कनाडा से ली है। और कनाडा में यह बात की गई है कि मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था,
मजबूत केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है वो हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। अब ऐसा क्यों किया गया? कई बार ये प्रश्न उठता है कि हमने केंद्र को, यूनियन को मजबूत क्यों रखा है? इसका कई कारण है। देखो 47 में जब हम आजाद हुए थे तो आजादी के साथ ही देश के अंदर कुछ अलगाववादी विघटनकारी तत्व हावी थे। तो उन सबसे निपटने के लिए भारत की जो एकता अखंडता है उसको अक्षुण्ण रूप से बनाए रखने के लिए हमने कुछ केंद्र को मजबूत रखा है। क्योंकि उस समय ऐसे कई था, नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस थी या कश्मीर को लेकर कुछ इश्यूज थे, लगातार ये इशू बने रहे। तो इनको देखते हुए क्या है कि हमने ये रखा कि केंद्र को कुछ मजबूत शक्तियां दी जानी चाहिए। जैसे आपातकालीन उपबंध है, उसमें पूरा देश क्या है कि सारा यूनियन की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको रन किया जाता है। कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए। लेकिन इसके साथ ही ऐसी बातें भी की गई, जैसे जैसे क्या होगा, देश में स्टेबिलिटी आएगी, एक स्थायित्व आएगा और समृद्धि बढ़ेगी, या राज्य में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत बढ़ेगी, ठीक है, राजनीतिक परिपक्वता आएगी, लोगों के अंदर भी आएगी, तो क्या होगा, हम धीरे धीरे शक्तियों को छोड़ेंगे। देखो लोकतंत्र का अभिप्राय ये है, लोकतंत्र दो चीजों से रन होता है। एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा होता है चेक एंड बैलेंस के लिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर बहुत महत्वपूर्ण रखता है, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। और लोकतंत्र का अभिप्राय शक्तियों को इकट्ठा करना नहीं है, शक्तियों को जमीनी स्तर पर छोड़ना है। इसलिए आप देखेंगे कि 3 टायर सिस्टम चलता है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और जो पंचायती राज सिस्टम है हमारा, वो चलता है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम शक्तियों को नीचे की ओर छोड़ भी रहे हैं। ऐसे प्रोविजंस हैं, वो राज्यों को हम स्थानांतरित करने का काम भी किया जा रहा है। जैसे आपको एग्जांपल दूं कि राज्यों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन था, 14वां वित्त आयोग था, वाई वी रेड्डी के नेतृत्व में, उन्होंने सिफारिश की थी। टोटल जो फाइनेंस राजस्व प्राप्त हुआ है उसका 42% जो है उनको राज्यों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो राज्यों को लिए क्या है कि वित्तीय रूप से उनको मजबूत बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी राज्यों को रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी जो है ट्रांसफर की जा रही है। तो ये है मजबूत केंद्र के साथ हमने संघीय व्यवस्था को चुना है, वो कनाडा से हमने लिया है। कनाडाई संघीय व्यवस्था में सशक्त केंद्र पर बल दिया गया है। अनुच्छेद 1 भारत के संविधान का जो पहला अनुच्छेद है वो क्या बोलते हैं, राज्यों का संघ होगा। भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ होने से क्या अभिप्राय है कि राज्यों का संघ होने से अभिप्राय है कि राज्य जो है वो केंद्र से, संघ से पृथक नहीं हो सकते। उनको ये अधिकार नहीं है कि वो संघ से पृथक हो जाए। भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 58 पर। भारत के लोगों को किस प्रकार की नागरिकता, सिटीजनशिप प्रदान की गई है? तो ये एकल नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है। हमने बात की थी अमेरिका जैसे देशों में, यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में चूंकि केंद्र को मजबूत रखा गया है और क्वासी फेडरल है, इसलिए क्या है कि इकहरी नागरिकता को हमने अपनाया है। कि इकहरी नागरिकता एकल नागरिकता है। और नागरिकता जो सब्जेक्ट किस सूची का है, ये भी हमने बात की। नागरिकता जो यूनियन लिस्ट का विषय है। संघीय शासन व्यवस्था के बावजूद भारत में एकल नागरिकता है। यहाँ राज्यों के लिए पृथक नागरिकता का प्रावधान नहीं है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 58 के बाद 59 जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं, वो हमारा टॉपिक जो नया शुरू हो रहा है ये है मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। 59 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा, अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो अधिकारों का घोषणा पत्र है संविधान का भाग 3 जो मूल अधिकारों से संबंधित है, फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 12 से 35 है। ठीक है, भारत का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तृत है। इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इतने लंबे और विस्तृत रूप से उल्लेखित होने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। देखिए मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकारों का घोषणा पत्र। सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड में जो प्रिंस जॉन है उन्होंने अपने सामंतों के लिए, किंग जॉन ने अपने सामंतों के लिए क्या है कि अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया था। तो वो मैग्ना कार्टा जो था उसी को क्या है कि अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया था। सबसे पहले इंग्लैंड में जारी हुआ था, लेकिन फिर भी बात करें कि आधुनिक मुल्कों में सबसे पहले जो अधिकारों का घोषणा पत्र वो दिया है वो यूएस से हमने, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में अधिकार कहां से लिए गए हैं, वो अमेरिका से क्या है हमने अडॉप्ट किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंग्लैंड के जो प्रिंस जॉन थे उनके द्वारा 1215 में ये अधिकारों का घोषणा पत्र घोषित किया था। बात करते हैं प्रश्न संख्या
60 पर किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो ये बोला डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रावजी अम्बेडकर द्वारा ऐसा बोला गया। किसको? अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को आत्मा और हृदय, हार्ट और सोल बोला है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, संविधान सभा के अंदर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक बात बोली थी कि अगर मेरे से पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको कौन सा लगता है, तो उन्होंने बोला तो मैं ये बोलूंगा कि मेरी नजर में संविधान का सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 32 है, जो राइट टू जो अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, तो उसको मैं क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के अंतर्गत शामिल करूंगा। और इसीलिए उन्होंने बोला कि ये क्या है कि हार्ट और सोल है, इसको हार्ट और सोल की संज्ञा उन्होंने दी। अनुच्छेद 32 के माध्यम से मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 स्वयं में क्या है? मूल अधिकार है, यानी मूल अधिकारों को लागू करवाना। वैसे मूल अधिकार कितने हैं? वैसे तो 5 हैं, लेकिन जो छठा मूल अधिकार है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो वो अपने आप में क्या है? मूल अधिकारों को लागू करवाना स्वयं में क्या होना चाहिए? मूल अधिकार है। इसमें 5 प्रकार की रिटों को, 5 प्रकार की जो रिट्स हैं उनको जारी किया जाता है। वो 5 प्रकार की रिट्स कौन सी हैं हम आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 61, मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु रिट जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है? तो रिट सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकती है अनुच्छेद 32 के तहत, रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है अनुच्छेद 226 के तहत। हालांकि इन दोनों में अंतर है, 32 और 226 में अंतर को देखें तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती है ये केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही जारी करती है। हाई कोर्ट मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी जारी कर सकती है, अन्य कानूनी अधिकारों हेतु भी जारी कर सकती है। इस कारण क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करने का अधिकार संकीर्ण है, किसकी अपेक्षा? हाई कोर्ट की अपेक्षा। हाई कोर्ट का ज्यादा व्यापक है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स और अन्य कानूनी अधिकारों के खिलाफ भी जारी कर सकती है। एक अंतर और है कि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करना क्या है? उसकी जिम्मेदारी है, उस पर बाध्यकारी है, ठीक है। बाध्यकारी क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है कि वो क्या है? मूल अधिकारों का गारंटर है, जबकि हाई कोर्ट पर क्या है? ये बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। हाई कोर्ट के लिए क्या है? ये विवेकाधीन है। हाई कोर्ट चाहे तो ये रिट एक्सेप्ट करने से, जारी करने से क्या कर सकता है? मना भी कर सकता है। व्याख्या को पढ़ लेते हैं कि संसद किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। हाँ, ये बात भी है, ये राइट किसके पास है? पार्लियामेंट को है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा भी किसी अन्य कोर्ट को वो रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के संबंध में, जबकि उच्च न्यायालय अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 62, मूल अधिकारों को परिवर्तित यानी लागू करवाने के लिए कौन कौन सी रिटें जारी की जाती हैं? तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं, अब आपके सामने है कौन कौन सी। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। देखिए हैबियस कॉर्पस क्या होता है? हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड लिया है। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है, कॉर्प्स मतलब होता है शरीर, बॉडी को बोलते हैं, यानी सशरीर उपस्थित होना। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होता है, जो अगर कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार करती है, यानी वैधानिक तरीके से गिरफ्तार नहीं करती, अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करती है, तो उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट तब हैबियस कॉर्पस जारी करती है। अगर उसकी गिरफ्तारी इलीगल हुई है तो कोर्ट उसको छोड़ने के लिए बोलेगी। तो ये सार्वजनिक और निजी दोनों व्यक्तियों के लिए जारी कर सकती है। तो कोर्ट किसी को उपस्थित करवाने के लिए, किसी की अरेस्ट किया गया है इलीगल तरीके से, तो इसके लिए हैबियस कॉर्पस जारी होता है। दूसरा है मैंडेमेंस यानी परमादेश है। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी जो मैंडेटरी ड्यूटी है, उसकी जो अनिवार्य कानूनी दायित्व है, उसको निभाने से अगर कोई मना करता है तो ये मैंडेमेंस
जारी की जाती है। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है? ये हायर कोर्ट जारी करता है लोअर कोर्ट को कि आप जिस मामले में सुनवाई कर रहे हो वो आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता है, इसलिए उस मामले को आप ट्रांसफर कर दो ऊपरी कोर्ट को, वहां वो मामला ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ये इसलिए क्या है कि ये निवारक, इसको निवारक प्रिवेंटिव बोला गया है। ठीक है, सरश्योरी या उत्प्रेषण, ये जो रिट होती है ये भी हायर कोर्ट जारी करती है, लोअर कोर्ट को जारी करती है। बस इन दोनों में अंतर इतना सा है कि जो सरश्योरी जो है निवारक और प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों है, निवारक और सहायक दोनों है। एक प्रोहिबिशन जो है न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी होती है। उत्प्रेषण सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि न्यायिक, अर्ध न्यायिक और प्रशासनिक मामलों में भी उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। कोई भी लोअर कोर्ट, निचली अदालत अपने अधिकारों से बाहर जाकर किसी मामले पर फैसला दे रही है, अपना अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है, तब जो ऊपरी अदालत है वो उसको बोलती है आपने जो डिसीजन दिया है वो गलत है, क्योंकि वह आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए क्या करें आप इस मामले को ऊपर की ओर ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो ये क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों है। फिर आती है को वारंटो यानी अधिकार पर्चा। किस अधिकार से, ये इसमें कोर्ट पूछता है किसी पब्लिक ऑफिशियल से कि आप किस अधिकार से उस पद पर बैठे हो, अपना अधिकार स्पष्ट करो। यानी अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सरकारी पद को धारण किए हुए हैं, तब कोर्ट क्या पूछती है, उससे पूछती है कि आप अपना अधिकार स्पष्ट करो कि आप वास्तव में उस पद पर बैठने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, ये सिद्ध करो। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत ये रिट जारी करती है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 63, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए हैं? तो हमने यूएसए से लिए। सर्वोच्च अमेरिकी संविधान में ही मूल अधिकारों को स्थान दिया गया, तत्पश्चात अन्य देशों ने भी इन्हें ग्रहण किया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 64 पर, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 हमने बात किया, आर्टिकल 12 से लेकर 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है। भाग 3 को क्या बोलते हैं? भाग 3 को बोलते हैं भारत का मैग्ना कार्टा, इसको संबोधित किया जाता है, मैग्ना कार्टा संबोधित करते हैं, क्योंकि ये मूल अधिकारों से संबंधित भाग है। भारतीय मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? अगर आपसे पूछे मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है, तो राजनीतिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। आपको मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं पूछ ले कि मूल अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं कि मूल अधिकार, पहली विशेषता है कि गारंटी युक्त है, गारंटी युक्त है, जिसको आप बोलते हैं न्यायोचित है। मूल अधिकार क्या है? न्यायोचित है, यानी अगर मूल अधिकारों का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, उस स्थिति में आप कोर्ट के माध्यम से इनको लागू करवा सकते हैं। दूसरी विशेषता है कि मूल अधिकार सीमित है, ऐसा नहीं है असीमित है। प्रत्येक मूल अधिकार के साथ ही क्या है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या एक्सेप्शन, अपवाद उसके साथ जुड़े होते हैं, इसलिए क्या है कि इसको कुछ सीमितता प्रदान की गई है, सीमित है और न्यायोचित है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको पता ही है इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस इसमें दिए गई हैं, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 65, मौलिक अधिकारों में संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 जो किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। इसमें दो प्रकार के संविधान संशोधन दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्यों की मंजूरी। तो मूल अधिकारों में आपको संशोधन करना है, तो जो भाग 3 में संशोधन है वो किससे द्वारा होता है? स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा किया जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, ये कैसे होगा? कुल सदस्य संख्या का बहुमत। इसकी दो शर्तें होती हैं। एक तो है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी अगर 543 टोटल नंबर है तो इसका बहुमत होना चाहिए, ठीक है, 272 जो के आसपास संख्या रहेगी। इसके साथ ही उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, ये दो शर्तें पूरे करनी होती है। कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। बात करते हैं प्रश्न संख्या 66, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार
को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1978 में, और इसके माध्यम से हमारे संविधान का आर्टिकल 19(1)(f जिसमें और एक 31, इन दो आर्टिकल में बात की गई थी किसकी, राइट टू प्रॉपर्टी की। तो इसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, और जो संपत्ति का अधिकार था वो कहां ट्रांसफर कर दिया, भाग 12 में, और अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत क्या बना दिया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया। अब इसका कानूनी अधिकार बनने से इसके महत्व में कितनी कमी आई? महत्व में ये कमी आ गई कि हमने अभी बात की कि मूल अधिकार क्या होते हैं, न्यायोचित होते हैं। अगर भाग 3 में रहते तो क्या होता कि अगर आपकी कोई संपत्ति लेता तो आप कोर्ट में चले जाते कि मेरा मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, आप मेरी संपत्ति वापस दिलाओ, तो आपको दिलवानी होती। इसको भाग 12 300A में ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या है, उसका जो वेटेज है उसका गुण उसमें कमी आ गई। अब ये न्यायोचित नहीं रहा। ठीक है, सरकार आपकी भूमि ले सकती है, या हालांकि आपको अधिकार है कि आप कंपनसेशन ले सकते हैं, क्षतिपूर्ति ले सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है। कारण क्या था? शुरुआत में आपको पता है कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, शुरुआत में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने का रीजन क्या रहा? इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि विरोधाभास देखने को मिल रहा था कि संविधान का जो पहला ही अमेंडमेंट किया गया था, पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, वो संविधान संशोधन था भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। हमने जागीरदारी जो व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी, उसको हमने खत्म किया था। और भूमि किसकी? किसान की। यानी जो खेती करता है, जो उस भूमि का उपयोग लेता है, उसकी भूमि होनी चाहिए। तो ये हमने चीजें की, लेकिन साथ ही हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी भी था। सरकार किसी से भूमि लेती और राइट टू प्रॉपर्टी आपका मौलिक अधिकार भी है, और सरकार का ये दायित्व भी है। आर्टिकल जो डीपीएसपी के नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद 39 ग है, जिसमें यह बात की गई है भौतिक संपत्ति का जो विकेंद्रीकरण या उसका वितरण करने की बात की गई है, और धन का केंद्रीकरण रोकने की बात की गई है। तो सरकार उस आर्टिकल को लागू करने की बात करती, और दूसरी तरफ हमारे राइट टू प्रॉपर्टी भी था। तो इनमें कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति थी। तो बाद में धीरे धीरे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले इसमें आप पढ़ते हैं, और लास्ट में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1978 के माध्यम से ये रिपील कर दिया गया। 19(1)(f) को और 31 को हटा दिया गया मौलिक अधिकारों से। बात करते हैं प्रश्न संख्या 67, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो अभी वर्तमान में 6 हैं। एक तो है राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, 14 से 18 के बीच में। 14 के अंदर विधि के समक्षमता, विधियों का समान संरक्षण है। 15 के अंदर आपको ये बताया गया है, आर्टिकल 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होगा। 16 के अंदर अवसर की समानता दी गई है। 17 के अंदर आपको अस्पृश्यता का अंत है। इसी तरह 18 में उपाधियों का अंत है, ये बात की गई है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम है। वो कब से है? 19 से लेकर 22 के बीच में है, राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। इसमें आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 19 के अंतर्गत 20 के अंतर्गत दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 के अंतर्गत आपको राइट टू लाइफ है, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। एक अमेंडमेंट किया गया, 21A जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन से। 21A में ये बात की गई थी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन है। ठीक है, इसी तरह शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24 के अंतर्गत। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 के अंतर्गत। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है 29-30 के अंतर्गत। जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए अधिकार दिए गए हैं कि अपने माइनॉरिटी अपनी भाषा का है, अपने शिक्षा का है, उसको संस्कृति का है, संरक्षण कर सकते हैं। और लास्ट जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें हमने अभी पढ़ा कि मूल अधिकारों का संरक्षण करना भी क्या है, अपने में मूल अधिकार होना चाहिए। तो बेसिकली 5 मूल अधिकार और 6ठा जो मूल अधिकार है, इन 5 का संरक्षण करने के लिए बनाया गया है, जिसके तहत हमने 5 प्रकार की रिट जारी की। एक जो मूल अधिकार था, हमने पढ़ा कि संपत्ति का मूल अधिकार, जो अनुच्छेद 31 के अंदर और 19(1)(f)
एफ में था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 68। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? यानी ये आर्टिकल 19 की बात कर रहा है। आर्टिकल 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 ए में लिखा गया है वाक और अभिव्यक्ति, बी में है शांतिपूर्ण सम्मेलन, सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी में है अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता, ई में है निवास की स्वतंत्रता, एफ जो है उसको डिलीट कर दिया, जो संपत्ति का अधिकार था आपका वो डिलीट हो चुका है, और उसके बाद है जी के अंदर व्यवसाय की स्वतंत्रता है। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है आर्टिकल 19 के तहत आपको दी गई है। हालांकि इन स्वतंत्रताओं पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी हैं, यानी युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जैसे आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप किसी की मान हानि करें, ऐसा कुछ बोलें जिससे किसी की भावनाएं, धार्मिक भावनाएं हैं, जाति भावना है, निजी भावनाएं हैं, उसको ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं बोल सकते आप। आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हड़ताल करें, ठीक है, ये आपको अधिकार नहीं है। आपको संघ बनाने का अधिकार है, आप किसी भी तरह का संघ बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी संघ नहीं बनाएंगे जो देश की एकता और अखंडता को चुनौती देता हूं। आपको अबाध संचरण का अधिकार है, लेकिन गवर्नमेंट आपको रोक लगा सकती है, क्योंकि ऐसे इलाके जो सुविध्य हैं, जनजातीय इलाके हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज के इलाके हैं, या कुछ ऐसी जगह पर आपका प्रवेश जो है उचित नहीं है संवैधानिक रूप से, तो वहां पर आपको रोक लगाई जा सकती है। निवास करने की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन निवास आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्थान विशेष पर, जैसे मैंने कहा जनजातीय इलाके हैं, सूबेद इलाके हैं, वहां आप पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपको कुछ व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, ये आपको स्वतंत्रता है, लेकिन आप पर कुछ रिस्ट्रिक्शन इस तरह रख सकते हैं, जैसे कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, कुछ प्रोफेशनल काम होते हैं, जैसे हर कोई डॉक्टर का कार्य नहीं कर सकता है, उसे वही कर सकता है जो जिसके पास उपयुक्त मापदंड वो पर खरा उतरता है, जिसके पास डिग्री है, जो उस काम का विशेषज्ञ है, जानकार है, उसी को ये अधिकार होना चाहिए। तो ये आप ऐसा कोई व्यवसाय नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे कोई व्यवसाय है जिस पर गवर्नमेंट का क्या है कि अपना अधिकार है, मोनोपोली है, जैसे परमाणु है, स्पेस है, रेल है, तो उन पर आप वो काम आप नहीं कर सकते जिन पर गवर्नमेंट की मोनोपोली रहती है। तो ये कुछ 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं, लेकिन देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए और अन्य कारणों को देखते हुए आप पर युक्ति युक्त प्रतिबंध इसमें लगा सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 69। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है? ये घोषित करता है आर्टिकल 29 129 129 क्या बोलता है? 129 बोलता है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है, जो डिसीजन होता है, वो डिसीजन अपने आप में क्या है? कानून है। अदर कोर्ट के लिए ये एग्जाम्पल है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया वो अपने आप में कानून है, उसको सभी लोग फॉलो करेंगे। इस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में, अभिलेख और साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। साथ ही न्यायालय की को अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी किसमें बात की गई है? 129 के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकती है। जैसे 2 प्रकार का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है, ठीक है। सिविल और क्रिमिनल दोनों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट का कोई फैसला है, डिसीजन है, उसको नहीं मानते हैं, उसको पालन नहीं करते हैं, आप पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगता है, जैसे कोर्ट ने आपको बोला कि फला तारीख को फला दिन आप क्या है कोर्ट में हाजिर होंगे, लेकिन आप हाजिर नहीं होते हैं, तो इसका मतलब कोर्ट की आप अवमानना करते हैं, तो आप पर सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। बाकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया गया है, अलग से अधिनियम है 1971 का, इसमें इन दोनों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कितना वर्ष की सजा और जुर्माना लगाया जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 70। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा के समय कौन सा अनुच्छेद निलंबित कर दिया जाता है एवं कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जाते हैं? तो जब नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 की बात कर रही है, तो उसके अंदर अनुच्छेद 19 जो है वो खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ये रिपील हो जाता है। कौन सा निलंबित नहीं होता है?
तो 20 और 21 निलंबित नहीं होता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। ऐसा कौन बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलते हैं। 20 और 21 जीवित रहते हैं। 20 है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी जब तक सिद्ध नहीं हो दोष, दोषी नहीं कहलाओगे, खुद को बेगुनाह साबित करने के तुम सारे अवसर पाओगे। तो ये जो 20 है वो आपका रहता है, और 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है वो भी आपकी जीवित रहती है। ये प्रावधान है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जाते, और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये किया गया है प्रावधान। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 71। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, एवं 11वां मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया व किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़े गए थे। कौन सी समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। शुरुआत के अंदर 10 थे। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा जोड़ा गया था। और कौन सा 11वां मूल कर्तव्य कौन सा था? ये था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों यानी उनके गार्जियंस का ये दायित्व है कि उनकी शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने की बात करें। संविधान में मूल कर्तव्य कहां पर है? संविधान का जो भाग देखें, भाग जोड़ा गया था 42वें अमेंडमेंट द्वारा, भाग 4A 51A आर्टिकल है 51A में, इसमें मूल कर्तव्यों की बात की गई है। बात करते हैं प्रश्न संख्या, अब आगे जो प्रश्न है 71 के बाद वो कहां से आएंगे? वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ये प्रश्न आएंगे। छोटा सा बता देता हूं, जो संविधान का भाग 4 है आर्टिकल 36 से 51 है वो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, अच्छा स्टेट कौन सा है? अच्छा राज्य वो है जो प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा की भलाई के लिए काम करे, प्रजा धर्म का पालन करे। राज्य का कर्तव्य है कि वो प्रजा की भलाई के लिए, उनके लिए उनके संरक्षण के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करें। तो बस यही राज्य के कर्तव्य जो है भाग 4 के अंदर है, 36 से 51 के बीच है। देखते हैं क्या प्रश्न है इसमें। प्रश्न संख्या 72, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिए गए हैं? पहला प्रश्न है, हमने ये कहां से लिए? हमने ये आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, आयरलैंड से हमने लिए। 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान ने इन्हें, आयरलैंड ने कहां से लिए? आयरलैंड ने इन्हें स्पेन के संविधान से ग्रहण किया। निर्देशक तत्व भारतीय शासन अधिनियम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। उसमें भी कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि उनको स्टेट को क्या पालन करना चाहिए, वैसी गाइडलाइन इसमें है। हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, आयरलैंड ने इसने स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। बात करते हैं 73rd नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग और किन अनुच्छेद में वर्णित है? अभी हमने बात की भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट है इनका उद्देश्य। क्या है? वेलफेयर स्टेट है का निर्माण करना। इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी आप कोर्ट के माध्यम से इनको क्या नहीं कर सकते? लागू नहीं करवा सकते। जैसे मूल अधिकारों के संदर्भ में पढ़ा था ना कि वो न्यायोचित हैं, लेकिन ये गैर न्यायोचित हैं, ये देश के शासन में मूलभूत हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 74, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लिखिए। तो अभी बात की, इसका उद्देश्य है सोशल इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। वेलफेयर स्टेट जिसका संकल्प उद्देशिका में किया गया है। उद्देशिका यानी प्रियम्बल में लिखा है ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, वही सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करने का काम कौन करता है? ये DPSP करते हैं। ठीक है, निर्देशक तत्वों में गांधीवादी, तो ये जो 36 से 51 के बीच में जितने आर्टिकल है ना, उन आर्टिकल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कुछ इसमें गांधीवादी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे गांधी जी क्या सोचते थे, गांधी जी किन किन की बात करते थे? गांधी जी बात करते थे ग्राम स्वराज की, पंचायतों की बात करते थे, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांधी जी बात करते थे कुटीर उद्योगों की बात करते थे। गांधी जी बात करते थे कमजोर वर्गों के उत्थान की बात करते थे, जो हरिजन उत्थान की बात करते थे। गांधी जी बात करते थे नशा विरोधी थे, मद्यपान के विरोधी थे। तो ये सारी बातें DPSP में की गई हैं। कुछ आर्टिकल हैं वो है सोशलिस्ट, समाजवादी है। समाजवादी आर्टिकल यानी गरीब और अमीर की दूरी को कम करना,
लोकतांत्रिक तरीके से, है ना, समावेशी विकास की बात की गई है। तो इसमें कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो ये बात करते हैं जो भौतिक संपत्ति है उनका क्या करना चाहिए, विकेंद्रीकरण करना चाहिए, धन का एक स्थान पर केंद्रीकरण है उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात की है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, निःशुल्क न्याय की बात की गई है। ये सभी समाजवादी प्रिंसिपल हैं। कुछ उदार भौतिक सिद्धांत हैं, लिबरल हैं। लिबरल क्या होता है? लिबरल सिद्धांत वो होते हैं जो इंडिविजुअल, व्यक्ति को साध्य माने, वो आर्टिकल जिसमें व्यक्ति केंद्र में रहता है, जिसे आर्टिकल 44 बोलता है, समान सिविल संहिता। ये जो आर्टिकल है कि पूरे देश में सभी जो धर्म से जुड़ी हुई गैर धार्मिक गतिविधियां हैं उनको लेकर एक समान कानून हो, तो ये जो है लिबरल आर्टिकल है। तो इन 3 कैटेगरी में इसको बांटकर हम पढ़ सकते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी, समाजवादी व उदार भौतिक सिद्धांतों का समावेश किया गया है ताकि न्याय, स्वतंत्रता व समानता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। आज का अंतिम प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया किस भाग व किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 के अंदर है। अभी हमने बात की कि 368 के तहत 2 प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। एक तो होता है स्पेशल मेजॉरिटी से, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी और आधे स्टेट की मंजूरी। संशोधन प्रक्रिया का आरंभ संसद के किसी भी सदन पे किया जा सकता है। एक ये बात, संविधान संशोधन को कौन शुरुआत कौन नहीं कर सकता? राज्य नहीं कर सकते, ठीक है। ये कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकती है, और संसद का कोई भी सदन कर सकता है, उच्च सदन भी कर सकता है, निम्न सदन भी कर सकता है, और संसद का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जो मतलब संसद का कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वो मंत्री है या गैर सरकारी सदस्य हैं। राज्यों को यह शक्ति प्राप्त नहीं है, न ही राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है। तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की इसमें आवश्यकता नहीं रहती है। तो 75% हमने पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 76 से 100% पूरा करेंगे। कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।